नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से विधायक खजानदास जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद सानी जी। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि प्रगतिशील राजनीति जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे जो हैं प्रगतिशील राजनीति में जुड़ने चाहिए ताकि राजनीति का स्तर और ऊपर हो सके? देखिए, प्रगतिशील राजनीति का जहाँ तक सवाल है, एक तो सामाजिक समरसता उसमें बहुत ज़रूरी है। सामाजिक हितों को देखते हुए उसको नज़रअंदाज न करें, उसको बढ़ावा देना चाहिए, आज की ज़रूरत भी है। और हम सबको मिलकर के चलना चाहिए। और चाहे ठीक है, दलीय राजनीति अलग बात है, किंतु हम समाज के एक अभिन्न अंग है। इसलिए सभी समाज को संगठित रह करके हमको जनहित के कार्य करने चाहिए। यही सामाजिक समरसता कहलाती है और इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, अगर बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, और कुछ हद तक जो है कुछ दल लोकतांत्रिक होते भी हैं, लेकिन सही मायनों में जब राजनीति की बात आती है तो बहुत सारे दल जो हैं लोकतांत्रिक नाम मात्र रह जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जब चुनाव होते हैं और या राजनीतिक विश्लेषण जब होता है तो उसमें हम अपनी कभी कभी मर्यादा भी भूल जाते हैं, जो कदापि नहीं भूलनी चाहिए। हमको मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास में लेकर के हमको काम करना चाहिए। हमको छोटे छोटे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, राजनीति करना और अलग अलग दल की अपनी अपनी सोच होती है, उनका अपना एक चिंतन होता है, किंतु सामाजिक दायरे में अगर हम जाते हैं तो फिर हमको समाज में क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। जब तक हम इस सोच में अपनी बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर, अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण एक किरदार रहता है राजनीति में और बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। तो क्या लगता है सर, युवाओं को और जोड़ने के लिए क्या उन्हें बड़े बड़े पद देना ही एक लुभाने का एक तरीका है, या फिर और भी कुछ तरीके जो हैं कर सकते हैं युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए? देखिए, मैं युवा कल्याण मंत्री भी रहा हूँ और युवाओं के प्रति मेरा चिंतन भी रहा है। कुल मिलाकर के अगर भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 70% के लगभग युवा है, और युवाओं से ही देश आगे बढ़ता है। युवाओं का चिंतन कैसा हो, युवाओं का सोचने का किस तरह से उनका जो है भाव हो, इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। युवाओं के प्रति वो ठीक कहा है आपने कि हम उनको पद देने का या उनको सांसद या विधायक, वो तो अपना एक दायरा है, राजनीतिक दायरा है, ये भी होना चाहिए, युवाओं को तवज्जो देनी चाहिए। किंतु उनके सोच कैसे देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसी रचनात्मक हो, इसके चिंतन की आवश्यकता है। ये चिंतन भी करना चाहिए। और आज युवा बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। युवाओं की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक नॉलेज युवाओं के अंदर है। आज पढ़ा लिखा युवा है, चिंतन रखता है, सोच रखता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं पे युवा आज हमारा पीछे और समाज पीछे चल रहा है। इसलिए युवाओं के प्रति आम व्यक्ति का चिंतन भी होना चाहिए। सर, युवाओं के भाव को आप बहुत गहराई से समझते हैं, इसीलिए एक प्रश्न आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब सर युवा मतदान करते हैं उस समय जब उनके जो तमाम सपने होते हैं, अगर बात करें रोज़गार की, और जो तमाम चीज़ें होती हैं वो साकार नहीं होते, तो उस समय युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, कभी कभी भाव विभोर होकर के युवा एग्रेसिव भी होता है, और कभी अपने जो उनकी एक मर्यादा होती है, जो एक सीमा होती है, उसके हट करके बाहर काम करने लगता है। किंतु उनका चिंतन सकारात्मक है। फिर जब वो काम कर देता है तो फिर सोचता भी है कि अगर उसके प्रति उनका चिंतन, जो जिनसे वो वार्ता कर रहे हैं, जिस समाज के प्रति सोच रहे हैं कि कुछ हमारा इसमें कुछ भला होने वाला है, तो उसके प्रति कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। चिंतन उनका एक बना रहना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और उसकी एक जिज्ञासा जो मन में है उसको आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं, और अपनी बात को रखना भी चाहिए। यही एक युवाओं के लिए मेरा एक संदेश भी है और ये निवेदन भी है।
सर, अगर अभी की बात करी जाए तो विधानसभा 2022 चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड के, और जब चुनाव आते हैं तो डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं जो तमाम दल हैं वो डेवलपमेंट की बात को हटके कहीं ना कहीं भावनात्मक और धर्म के आधार पर जो है मतदान करने की एक इच्छा रखते हैं। उसको आप किस तरीके से देखिए, समझते मैं विशेष कर कहना चाहूँगा कि हम राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं। चिंतन तो सबका एक ही होता है कि हम विकास करें, किंतु जैसे जैसे विकास होता है, विकास की प्रक्रिया और जुड़ जाती है, और वो कड़ियाँ जो जुड़ती है विकास की, तो उनको सुलझाने का हमको काम भी करना चाहिए। किंतु हम अलग अलग थ्योरी में जो विकास की सोच और विकास का जो चिंतन होता है, उसको अलग अलग थ्योरी में हम उलझा करके रख देते हैं। क्योंकि जब राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ताकि हमारे प्रति कितना आकर्षित लोग हों, जनता कितनी आकर्षित हो, तो अपनी अपनी एक थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक हम इस सोच का चिंतन एक तरह से नहीं करेंगे और हम एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक इसी तरह से विचार उभरते रहेंगे। एक सवाल सर, आपकी विधानसभा से अभी तक कितना कार्य वहाँ पर हो चुका है, और आगामी समय में किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी ताकि विधानसभा का और विकास हो सके? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास पीछे भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, किंतु उसकी निरंतर एक्टिविटी कैसे बढ़े, उसको हम कैसे एक्टिव करके देखें, इसका चिंतन होना चाहिए। मेरी विधानसभा का जहाँ सवाल है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और उस समय जो हमने वादे किए थे जनमानस के पास में, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा भी किया है, काफ़ी पूरा होने को भी बाकी है। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरी विधानसभा के अंतर्गत वर्षों वर्षों पुरानी एक हाई टेंशन की लाइन गुजर रही थी, जिसमें जो है 5 लोगों की डेथ हुई थी। पूर्व सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और कुछ ही मकानों के ऊपर से उन्होंने उस लाइन को हटाया। किंतु मेरा पहला लक्ष्य था, मैंने सबसे पहले 50 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से और 1.5 करोड़ रुपया सरकार ने, तो वो लाइन को चेंज किया। आज काफ़ी लोग वहाँ से उत्साहित भी हैं। और दूसरी बात, जो हमारी 582 बस्तियाँ हैं जो पूरे प्रदेश में निवास रहते हैं, देहरादून की बात करें तो 129 बस्तियाँ देहरादून में हैं, उसका नियमितीकरण के लिए हमने संघर्ष किया। और हमारी सरकार ने पहले भी 3 साल के लिए एक अध्यादेश लाया था, जब माननीय हाईकोर्ट ने एक निर्देशित किया था कि सभी बस्तियाँ अतिक्रमण के दायरे से वो हटेगी। किंतु एक अध्यादेश ला करके हमारी सरकार ने सराहनीय काम किया, और जब उसकी समाप्त हो रहा था अध्यादेश, अभी अक्टूबर 16 तारीख को, तो उसमें हमने फिर एक अध्यादेश दोबारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मन की गहराई से, कि मुख्यमंत्री ने एक अध्यादेश दोबारा ला करके 2024 तक उसको बढ़ाया है। उस पीरियड में हम लोगों ने सोचा कि हम नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे। और इसमें एक बात दूसरी भी है, आधा नियमितीकरण इसलिए हो चुका है कि जो टैक्स नगर निगम ने अभी लगाना शुरू किया है, तो क्योंकि हमने घर बना दिया, हमने वहाँ पे सड़क बना दी, हमने वहाँ पे बिजली पहुँचा दी, तो अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जो हमको उनको लोगों को उठाना पड़े। तो ये गलत बात है। माननीय मोदी जी का एक सपना है, हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि 2022 तक हम प्रत्येक को घर देंगे, आवास देंगे, तो हम आवास विहीन क्यों करें। तो इसलिए इस चिंतन को भी हमने आगे बढ़ाया है। सड़कों का जहाँ तक सवाल है, सड़कों का काम हो रहा है, चल रहा है। एक मेरी विधानसभा में 18 वार्ड है, उसमें से 10 वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। अभी तो लोगों को परेशानी हो रही है, और अब ये परेशानी 1 साल 1.5 साल और रहेगी, परंतु 1-1.5 साल बाद पता लगेगा कि स्मार्ट सिटी में जो 1400 करोड़ का बजट आया है, वो मेरी ही विधानसभा में अधिकतर 90% मेरी विधानसभा में खर्च होना है। तो उसका लाभ तब लोगों को लगेगा, लोगों को पता लगेगा कि स्मार्ट सिटी किस हद तक जो है ये काम हुआ है, क्योंकि अभी तक 1.5 साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सर, आपने विकास की बात करी, और विकास के तमाम मापदंड होते हैं। अगर बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इसके अलावा आपको क्या लगता है सर व्यक्तिगत तौर पे कि विकास के मापदंड होने चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है सानी जी। देखिए, विकास के 4 मुद्दे बहुत ही लगनशील भी हैं, ज्वलंत भी है। चाहे हम परिवहन की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें,
तो इस तरह से इन मुद्दों को हमको सजगता से उठाना भी है। इसमें जो सपना था उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो हमने देखा था, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, किंतु अभी कुछ करना बाकी है। इस ओर हमको ध्यान देना है। शिक्षा अगर हमारी ठीक होगी, शिक्षा की जो हमारी प्रणाली है उसमें अगर अच्छा सुधार होगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी कोरोना काल जिस तरह से चला है उसमें हमारी शिक्षा भी काफ़ी प्रभावित हुई है, काफ़ी वर्क भी प्रभावित हुए हैं। बहुत दिक्कतों का सामना पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरी दुनिया को करना पड़ा, और उसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। किंतु अब हम ईश्वर की कृपा से अभी कोरोना काल जिस तरह से धीरे धीरे समाप्ति की ओर तो नहीं कहूँगा मैं, अभी भी भय है, डर है, कैसे जा रहे हैं, किंतु अगर इसके साथ हम उभर जाएंगे तो फिर हम उसी दौड़ पे जैसे हम चल रहे थे पहले से, उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। सर, समाज कल्याण और राजनीति को आगे प्रगति पे पहुंचाने का काम जो है आईपा कर रहा है, इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक सजग प्रयास है और ये होना भी चाहिए। ये इसका चिंतन हमारा एक तरफ साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। इसको आगे बढ़ावा देने के लिए हमको काम करना चाहिए। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक खजानदास जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।